अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी और उसका आखिरी लेक्चर हमारा, जिसमें हम नोबल मेटल्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम नॉन मेटल्स और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर नोबल मेटल्स? इनर्टनेस ऑफ मेटल्स जिसे हम कहते हैं, इनर्ट मेटल्स या नोबल मेटल्स। सो दीज मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये वो मेटल्स होते हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स वो होते हैं जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा ये आपके जो है नोबल मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते ज्यादा। ठीक है, सो दे डू नॉट कोरोड। इनमें जो है वो जंग भी नहीं लगता। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते ज्यादा तो इसके अंदर जो है वो जंग भी नहीं लगता, इसीलिए जो है इनको एटमॉस्फेयर में भी खुले में रख सकते हैं। जैसे अक्सर जो है वो वुमेन्स लेडीज जो है वो पहनती हैं गोल्ड के जो है वो जेवरात। तो गोल्ड का जेवर जो है वो गोल्ड का जो आपका जितनी भी होती हैं अंगूठे वगैरह हो गई, उसको जंग नहीं लगता। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है ज्यादा, उसके अंदर जो है जंग नहीं लग रहा होता। सो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं। ठीक है, जब कोरोड नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते। दे आर अनरिएक्टिव। ये रिएक्टिव भी नहीं होते, ज्यादा रिएक्शन के नहीं होते। ठीक है, देयर अपीयरेंस इज नोबल। इसी वजह से, इन सब पॉइंट्स की वजह से इनकी जो अपीयरेंस है दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? नोबल दिखते हैं, बिल्कुल खासम खास दिखते हैं। ठीक है, इन जैसे मेटल्स कोई और नहीं हो सकते। एक तो इनकी जो कहने के जो इनकी अपीयरेंस होती है या जो इनकी शाइन होती है या जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी वजह से ये खूबसूरत होते हैं, नोबल होते हैं। अच्छा, दे यूज्ड इन ऑर्नामेंट। इन सब पॉइंट्स को अगर हम देखें तो फिर ये कह सकते हैं कि भाई जब ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर जंग में नहीं लग रहा, उसकी अपीयरेंस भी अच्छी है और वो जो है कोरोड भी नहीं होगा और ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? फिर ऑर्नामेंट में इस्तेमाल करेंगे। ऑर्नामेंट दैट मींस जेवरात। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हैं? नोबल मेटल्स यहाँ मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, और भी नोबल मेटल्स हो सकते हैं आपकी बुक में लिखे हुए। एक है हमारा प्लेटिनियम, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है सिल्वर। ठीक है, प्लेटिनियम जो है वो सबसे एक्सपेंसिव मेटल है, दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे एक्सपेंसिव मेटल प्लेटिनियम, और खूबसूरत भी है, ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ Au गोल्ड, ये भी एक एक्सपेंसिव मेटल है और ये भी ऑर्नामेंट में इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास Ag सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं, ये भी एक ऐसा मेटल है जिसे हम ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं और एक नोबल मेटल है। ठीक है, ओके, तो हम अब क्या करते हैं, कुछ मेटल्स की, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम की यूजेस को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, इनके यूज क्या हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। राइट डाउन द 3 यूजेस या 4 यूजेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और प्लेटिनियम, उसको हम डिस्कस करते हैं। सिल्वर, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। सिल्वर को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में इस्तेमाल होता है। यूटेंसिल्स बच्चों किसे कहते हैं? तमाम जितने भी बौचे खाने के बर्तन होते हैं, हमारे जितने भी बर्तन, छुरी, चम्मच, कांटे, ये सब जो है यूटेंसिल्स में आते हैं। और सिल्वर के जो है बर्तन अक्सर बनाए जाते हैं या फिर आयरन के ऊपर जो है सिल्वर की कोटिंग की जाती है ताकि वो जंग ना लगे उसके ऊपर। इट इज यूज्ड इन मिरर्स। ये शीशों में इस्तेमाल होता है। अब शीशों में किस तरह इस्तेमाल होता है? अक्सर जो हमारे शीशे होते हैं जिनमें हम चेहरा देखते हैं, आपने देखा होगा उनके पीछे एक लेयर होती है चांदी जैसी, एक सिल्वर कलर की जो लेयर चढ़ी हुई होती है। इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा अक्स जो है वो पीछे से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, बल्कि क्या हो, वो उसके ऊपर सिल्वर की प्लेट लगाते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं कि जो हमारा अक्स शीशे में पड़े तो सिल्वर की कोटिंग के जरिए वो अक्स जो है हमें दिख जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्शन हो जाए। इट इज यूज्ड इन मिरर्स। इसको जो है मिरर्स में इस्तेमाल किया जाता है, शीशों में इस्तेमाल होता है। अब शीशों में कैसे इस्तेमाल होता है इसका? अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे घरों में शीशे होते हैं जिनमें हम जो है वो अपना चेहरा देखते हैं, तो उन मिरर्स के पीछे, आगे तो बिल्कुल जो ग्लास लगा हुआ होता है ना, शीशा होता है, लेकिन पीछे आप देखेंगे कभी उसको, उसके पीछे से देखेंगे शीशे के, तो क्या होगा, एक सिल्वर की कोट, एक सिल्वर की ना लेयर चढ़ी हुई उसके ऊपर। ठीक है, सिल्वर की एक शीट चढ़ी होती है उसके ऊपर। अब वो सिल्वर की शीट चढ़ाने का मकसद क्या होता है? सिल्वर की शीट चढ़ाने का मकसद बच्चों ये होता है कि आगे से तो शीशा है, अगर क्या है कि सिल्वर की शीट न चढ़ाई जाए पीछे, तो हमारा जो अक्स होगा ना वो शीशे में दाखिल होगा और आगे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, अपने चेहरे को देखना है। तो बनाने वाले क्या करते हैं, इसके पीछे जो है वो सिल्वर की लेयर चढ़ाते हैं कि जब हमारा अक्स शीशे के ऊपर पड़े तो सिल्वर की लेयर की मदद से रिफ्लेक्शन हो सके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, हमारा अक्स जाता है शीशे पे और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ जाता है, और ये एक एप्लीकेशन है सिल्वर की।
इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब फोटोग्राफी में आजकल के दौर की फोटोग्राफी नहीं, ये उस दौर की फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं जिस दौर में हमारे पास वो नहीं थे, आपने देखा हो, आपके घर में शायद मौजूद हो, वो जो उसकी नेगेटिव हुआ करती थी, एक नेगेटिव कॉपी होती थी। एक हमारी तस्वीर ऐसी आती थी पहले कि नेगेटिव हुआ करता था, उसका एक रोल होता था फ्यूजी फिल्म्स का, एक रोल होता था, कैमरे के अंदर फिट करते थे और वो रील होती थी बहुत लंबी सी, उस रील के अंदर तस्वीरें खींचते जाते थे, वो जो है नेगेटिव निकालते जाते थे, नेगेटिव को कट करते थे कैंची से और रख लेते थे और फिर दुकान वाले से जो है उसकी तस्वीर को हम निकलवाया करते थे। तो उसमें काम क्या होता है, खैर मैं आपको काम बता देता हूँ उसका, ताकि आपको ये बात पता हो जो फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ फ्यूजी फिल्म्स की। तो इसमें होता क्या था कि सिल्वर इस्तेमाल करते थे उस फिल्म के अंदर, उस लाइट के ऊपर, उस लेयर के ऊपर सिल्वर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उस शीट पे सिल्वर इस्तेमाल करते थे कि जैसे हमारा अक्स जो है वो उस पर पड़ता था, जब तस्वीर खींची जाती थी तो लाइट जैसी सिल्वर पे लगती थी तो सिल्वर के ऊपर जो हमारा अक्स आ जाता था। ठीक है, तो उसको जो है वो तस्वीरों में इस्तेमाल करते थे। इट इज यूज्ड टू मेक AgNO3, इसे इस्तेमाल किया जाता है AgNO3 बनाने के लिए। अच्छा, AgNO3 का जो बच्चों नाम होता है, दैट इज इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बच्चों, इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास, एमसीक्यू में आ सकता है, इसका नाम होता है लूनार कास्टिक। ठीक है, और इसका इस्तेमाल बच्चों होता है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे पढ़ते हैं इसको, जब वो करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, किसी एलिमेंट को डिटेक्शन करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप्स की जो है वो डिटेक्शन के लिए AgNO3 को इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की एक सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उसकी डिटेक्शन की जाती है और उसमें AgNO3 का जो है वो एक सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, सोना। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी, इसे भी ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाएगा, जेवरात बनाएंगे। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है इसको। जो चिप्स होती है ना हमारी कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल्स के अंदर जो मोबाइल वायरिंग होती है, वो किसकी होती है, सोने की होती है, गोल्ड की होती है, क्योंकि गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास होती है, तो उसमें जो है मोबाइलों के अंदर, चिप्स वगैरह के अंदर, लैपटॉप और कंप्यूटर की उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं, माइक्रो चिप्स कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल टीथ, इसे मस्नूई दांत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग जिनके दांत टूट जाते हैं तो वो सोने का दांत जो है वो लगाते हैं, लेकिन अब तो जो है सोना बहुत महंगा है पाकिस्तान में, तो इस वजह से जो है वो क्या करते हैं, सोने की जो है कोटिंग करवा लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं सोने की दांत के ऊपर और वो दांत लगा लेते हैं, तो गोल्ड का ही जो है सोने का दांत लगता है। इट इज यूज्ड इन हेलमेट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट के अंदर से लगाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे एस्ट्रोनॉट्स का लिबास होता है पूरा व्हाइट होता है, ऊपर से जो होता है चमकदार होता है, गोल्डन होता है, ऐसा होता है उनका हेलमेट कि जिसमें तस्वीर खींचने वाला जब तस्वीर खींचता है एस्ट्रोनॉट की, तो उस तस्वीर खींचने वाले की तस्वीर जो है उसके चेहरे के अंदर दिख रही होती है, उसके जो शीशे के अंदर दिख रही होती है एस्ट्रोनॉट के। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि उस शीशे के ऊपर जो लेयर की जाती है वो गोल्ड की जाती है, सोने की जाती है। वो एक पूरा सूट बच्चों तकरीबन 1 करोड़ रुपए का होता है, इतना महंगा सूट है, वो पूरा फंक्शन है उसके अंदर। तो उसके हेलमेट के ऊपर जो है वो गोल्ड की कोटिंग करते हैं। अब वो गोल्ड की कोटिंग से क्या होता है, उस गोल्ड की कोटिंग से ये होता है कि सूरज की जो शुआ, जो लाइट जो है सूरज की एस्ट्रोनॉट के जब चेहरे के पास आती है तो ग्लास में क्या होती है, वो ग्लास से तो गर्म करके ग्लास को फाड़ देगी, तोड़ देगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, गोल्ड एक रेजिस्टर है, एक अच्छा रेजिस्टर है हीट का। तो क्या करेगा गोल्ड, जब सूरज की रोशनी उसके हेलमेट के ऊपर आएगी, उसके हेलमेट के शीशे के ऊपर आएगी एस्ट्रोनॉट के, तो गोल्ड उसको वापस कर देगा, मोड़ देगा, वापस फेंक देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो एस्ट्रोनॉट होगा, जैसे नील आर्मस्ट्रांग था, जैसे चांद वगैरह पे जाते हैं लोग, जैसे आगे की सफर करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो हिफाजत होती है उनके चेहरे की, बल्कि उनके जिस्म की, और वो आगे का देख सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, एक और एप्लीकेशन होती है गोल्ड की, वो ये क्या होती है, वो ये होती है कि अक्सर जो बिल्डिंग्स बनती है ना भवन मालिक में, उनके शीशे की बिल्डिंग, शीशे के जो है वो शीशे की दीवारें बनवाते हैं, बाहर की तरफ से शीशा लगा होता है, उस शीशे के ऊपर भी वो क्या करते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग करवाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उसके जरिए गोल्ड की प्लेटिंग, गोल्ड की शीट्स चढ़वाते हैं। ठीक है, गोल्ड की प्लेटिंग करवाने से क्या होता है कि जो शीशा जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हीट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है शीशा। शीशे के अंदर एक आप लेते हैं कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है अच्छी तरह से, क्योंकि एक अमॉर्फस सॉलिड है तो ये काम करेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि एब्जॉर्ब करेगा, फिर रेडिएट करेगा। तो क्या करते हैं, वो गोल्ड की शीट चढ़ाते हैं उसके ऊपर। गोल्ड की शीट से क्या होता है, जो हीट आती है उसके ऊपर आपके शीशे पे, वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है और वो अंदर की बिल्डिंग जो है वो ठंडी रह सकती है।
इसीलिए जो है वो इसको इस्तेमाल और भी करते हैं, उसमें स्पेसशिप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब ना कर सकें। तो बहुत से फायदे हैं गोल्ड के, सिर्फ यही नहीं है कि इसके ज्वेलरी बने, बाकी और भी इसके बहुत कमर्शियली फायदे होते हैं। प्लेटिनियम मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, एक सबसे ज़्यादा महंगा मेटल जो है वो प्लेटिनियम है। इसे हम, इसका जो सैंपल है वो क्या है, Pt, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, ठीक है। इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, इसे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक तमाम केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं इंडस्ट्रियली, उन सब में प्लेटिनियम को बेहतरीन जो है वो कैटलिस्ट माना जाता है। कैटलिस्ट वो स्पीशीज होती है बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, इसे ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझें, थोड़ा डीप है, बुक में काफी लिखा है, मैंने थोड़ा सा मैं इसको लिख दिया तो इसे समझा देता हूँ। एयर पोल्यूशन बच्चों क्यों होती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स कौन सी? ये वाली नहीं, सिविक या वीगो, इनमें इस्तेमाल नहीं होता। ये इस्तेमाल होता है फरारी हो गई, आपकी BMW हो गई, जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ियां होती है ना, तकरीबन करोड़ों रुपए की गाड़ियां, उनमें जो है वो इस्तेमाल होता है। वीगो भी करोड़ रुपए, तो वीगो में भी होगा, तो वीगो वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्लेटिनियम मेटल। अच्छा, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं उसके ऐसी वहां पर जहां पर फ्यूल जलता है, ठीक है, जहां फ्यूल जलता है, जहां पर हाइड्रोकार्बन जलते हैं ना, वहां पर इसको प्लेटिनियम को जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे होता क्या है, जब फ्यूल जलता है ना बच्चों, तो जब फ्यूल जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर को गंदा करती है ना, तो क्या करेंगे हम, उसके अंदर जहां पर फ्यूल जल रहा है वहां पर प्लेटिनियम रखेंगे। प्लेटिनियम रखने से क्या होगा कि जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, सारा हाइड्रोकार्बन नहीं जल पाता, सारा पेट्रोल नहीं जल पाता। जब हम पेट्रोल, जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लेटिनियम डालेंगे तो सारा का सारा हाइड्रोकार्बन जलेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जब वो कम हो जाएगी तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो खराब नहीं होगा, वो ज्यादा, उसमें जो है वो ज्यादा गर्मी नहीं पैदा होगी, ठीक है। ये मैट्रिक क्लास का टॉपिक है वैसे, कि किस तरह से पेट्रोल के जरिए जो है वो गर्मी बढ़ती है हमारे बाइक्स वगैरह से, कार वगैरह से, तो इसमें ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका आइडिया ले लेंगे। प्लेटिनियम को इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रिवेंशन की जा सके, हवा को गंदा होने से बचाया जा सके। अच्छा, ये हो गया हमारे पास मेटल्स के बारे में सब कुछ। अब हमारे पास नॉन मेटल्स आते हैं, तो नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। नॉन मेटल्स बच्चों, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, इतना ज्यादा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, पिछले क्लासेस के अंदर 4th चैप्टर में पढ़ा था इसको। तो नॉन मेटल बच्चों क्या होते हैं? नॉन मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं बच्चों? बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इसके अलावा ये क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, जैसे वायर्स, ये जो है वायर्स भी नहीं बना सकते हैं इनकी हम। ये नॉन लस्टरस होते हैं, ये चमकीले वगैरह भी नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? नॉन होते हैं सारी चीजें नॉन मेटल्स के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा देखिए, मेटल्स जो हमने पढ़ा था ना, मेटल में क्या था? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें लूज ऑफ, उसमें गेन, तो दोनों के ट्रेंड में भी फर्क है, ठीक है। अब ये मामला क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हम पढ़ चुके हैं इसको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और इसी के साथ साथ हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती थी, और दोनों ही जो है पीरियड में बढ़ते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर और मेटल्स के अंदर इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आता है मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए, जो नॉन मेटल में सबसे अहम बात ये है, अच्छा एक और बात थी इसमें, मैं पहले क्लियर कर दूं उसको भी, कि नॉन मेटल्स के जो है वो क्या बनते हैं, हमने पहले बात की थी इसकी वजह से, एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल के, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। इनके एसिडिक ऑक्साइड हमने पहले पढ़ा था इसको काफी डिटेल में। तो ये हो गया हमारे पास नॉन मेटल्स। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपके नॉन मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं बच्चों? वो हैलोजेंस ही हैं, ठीक है। वो हैलो मींस होता है सॉल्ट, और जेंस मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। तो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हमारे पास है
उसके इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इनके अंदर। तो बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास जो एलिमेंट है इसके अंदर वो है फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और एक और बात, हेलोजेंस बच्चों हमेशा डायएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। डायएटॉमिक फॉर्म क्या होती है, एक और दो जब आपस में मिल जाते हैं तो दो बनाते हैं, इसको कहते हैं डायटॉमिक। और जितने भी हमारे पास हेलोजेंस होते हैं वो सारे डायएटॉमिक फॉर्म में ही मौजूद होते हैं, और ज्यादातर नॉन मेटल जो है वो डायएटॉमिक फॉर्म में होते हैं मौजूद, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है किसी भी सूरत में अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मेटल्स के पास तो टेंडेंसी लूज करने की कि वो दे के स्टेबल होगा, ये लेके स्टेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी एलिमेंट की है। आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यूज, 4.0 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, तो सबसे ज्यादा है पर पूरा पीरियड टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट की। उसके बाद जो है वो फ्लोरीन के बाद जो रिएक्टिव है वो है क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन से कम है क्लोरीन, और क्लोरीन से कम है ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम है आयोडीन, आयोडीन से कम है एसिटिलीन, ठीक है। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है नॉन मेटल्स की, डिक्रीज होती है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि जो वो उसका जो एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक साइज होता है बढ़ जाता है, ठीक हो गया। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है नॉन मेटल्स की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये तो हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, हेलोजन की रिएक्टिविटी। हेलोजन के अंदर एक और ताकत होती है, एक और जो है वो इनकी काबिलियत होती है कि वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड बच्चों उसको फंक्शनल ग्रुप है, हमारे आगे केमिस्ट्री में हम HX कहते हैं। X को दरअसल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है और वो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कंबाइन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके, थोड़ा सा कम करके जो है आपको पढ़ाया है, ठीक है। सो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स किस तरह से देखें। अब यहाँ पर क्या था, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव था, है ना। लेकिन क्या होगा, जब फ्लोरीन हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाया नहीं, इसको लिखा ही नहीं। जब तक वो अकेला है फ्लोरीन तो वो क्या है बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव है, और जब वो हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे लीस्ट रिएक्टिव करना है आपने तो उसका हाइड्रोजन से जो है वो फॉर्मेशन एक बॉन्ड बनवा दें। अब इसकी वजह क्या होती है थोड़ा बताता हूँ बाद में आपको। अब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों, वो होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद इससे कम मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड से कम हाइड्रोजन फ्लोराइड। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो सबसे लीस्ट है और हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा है। कब, जब हाइड्रोजन से जो है वो हेलोजन मिल गया। लेकिन अगर हेलोजन अकेला है तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, फ्लोरीन है। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। हालांकि हमने क्या पढ़ा ऊपर कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव। तो वजह समझते हैं, वजह क्या है। देखिए, जब बॉन्ड बनता है ना बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान और हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान, तो इन दोनों में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना बच्चों, वो म्यूचुअल शेयरिंग तब स्ट्रॉन्ग होती है और कोवैलेंट बॉन्ड तब स्ट्रॉन्ग होता है जब एटॉमिक साइज जो है वो छोटे हों, है ना। एटॉमिक साइज छोटे किसके हैं, मैं आपको बताया तो आपको समझ जाएंगे। देखिए, फ्लोरीन के जो है वो 2 शेल हैं और हाइड्रोजन का तो एक ही है, वो पूरा करवाएगा। और आयोडीन के जो है वो जो कितने शेल हैं, इसका एटॉमिक नंबर है टोटल 53, दैट इज याद है पीरियड 5 में, तो इसके 5 शेल है टोटल, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक, तो बच्चों देखें कितना डिफरेंस है, 5वां शेल और पहला शेल, दूसरा शेल और पहला शेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके शेल ज्यादा हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत जो है मुसाफत से बन रहा है, ठीक है। जो समझिए एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ज्यादा है, तो जब एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना तो दूसरी चीज का अटैक करना आसान हो जाता है। ऐसे ही है ना, जब रास्ते बड़े हो जाते हैं तो दूसरी चीज का अटैक करना आसान हो जाता है। तो यहाँ भी यही होगा, 1 से 5 तक जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन का 1 है और उसके 5वां शेल है, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत फासला आ जा रहा है। इस फासले की वजह से क्या हो रहा है, वो जो है फौरन
टूट जाता है, फौरन टूट जाता है। ठीक है, कैसे टूटता है? इस तरह टूट जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो प्लस फॉर्म में अलग हो जाता है और हाइड्रोजन आयोडीन जो है माइनस फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इस तरह से इनका बॉन्ड जो है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक है। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या है बच्चों, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव, ये पानी के अंदर जाते ही क्या कर देगा, फौरन अपने आप को अलग कर लेगा, हाइड्रोजन अलग आयोडीन अलग। क्यों भाई? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो वीक है। इसी के साथ साथ एक मिसाल लेते हैं हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। तो उसका जो बॉन्ड बना हुआ है कैसे बना हुआ है, पहले शेल का दूसरे शेल से बना हुआ है, तो थोड़ा करीब है। ठीक है, करीब होने की वजह से इनकी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो क्या है बच्चों, इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से टूटते नहीं, ये जल्दी जो है तो अपने रास्ते अलग नहीं करते, अपने रास्ते अलग नहीं करते जल्दी। इसी वजह से बच्चों क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्शन करते हैं। तो टूटेंगे नहीं तो रिएक्शन क्यों होगा? तो टूट जाएगा ना वो रिएक्शन करेगा। ये इतना रिएक्टिव था, जब किसी के साथ जाके मिलेगा तो अच्छी तरह मिलेगा कि अब टूटूंगा नहीं। ये लीस्ट रिएक्टिव था, किसी के साथ जाके ऐसे मिलेगा कि भाई मैं टूट जाऊंगा, फौरन टूट जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो है 5वें शेल का इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करवाना है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर और होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वन शॉट लेक्चर करेंगे। आखिरी चैप्टर जो हमारा रहता है सॉल्यूशन रेसिप्रोकेशन का, आपके पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे जल्दी से जल्द अपलोड कर दूं ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके पेपर्स के लिए। आपने अच्छी तरीके से जो तैयारी करनी है और पेपर्स को अच्छे से अच्छे करना है, तो इंशाल्लाह आपके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।